क्या एवरेज प्रोडक्ट बढ़ने पे मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो जाता है? क्या मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने पे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ जाता है? या टोटल प्रोडक्ट कम होने पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम हो जाता है? ऐसी ही रिलेशंस आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और आज हम बात करने वाले प्रोडक्शन फंक्शन की, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँ कि अगर 10 अटेम्प्ट में तो कम से कम 8 बार तो इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जानता हूँ कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की मैं कोशिश करूँगा। और प्रोडक्शन फंक्शन हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में इस पूरे चैप्टर को मैं आपको क्लियर कर दूं। इससे पहले इस प्रोडक्शन के अपने दो वीडियो और बनाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लें कि प्रोडक्शन क्या होता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। उसी के बाद इस चैप्टर को देखें और ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगी चीज़ें। बात करें जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की, तो हम प्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, प्रोडक्शन फंक्शन। जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो हम पढ़ते हैं एक शॉर्ट टर्म में और एक हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म में। अब सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? क्या 1 साल शॉर्ट टर्म होगा? क्या 2 साल शॉर्ट टर्म होगा? क्या 5 साल शॉर्ट टर्म है उसके बाद वाला टाइम लॉन्ग टर्म? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कि हमें 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं हमारे। एक लैंड, एक लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। ये चारों से मिलकर के प्रोडक्शन होता है। तो यहां पर जब हम माने कि कम से कम हमारा एक फैक्टर क्या हो, फिक्स, एटलीस्ट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फिक्स्ड, एटलीस्ट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फिक्स। यानी जब आप अपने फैक्टर प्रोडक्शन के किसी एक फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे आप प्रोडक्शन का आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल गया, किसी कंपनी के 1000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है और उसको 1500 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिल गया, तो वो नई फैक्ट्री नहीं खोल देंगे, क्योंकि नई फैक्ट्री खोलने में उनको 3 साल लगेंगे। तो 3 साल का पीरियड क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। हाँ, 3 साल से ज़्यादा का समय होता तो वो एक नई फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते थे, तो फिर वो पीरियड लॉन्ग टर्म। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपके पास कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, फिक्स, और कुछ फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो। आप अपने फैक्ट्री की साइज नहीं बढ़ा सकते, आप नई मशीन नहीं खरीद सकते, यानी यहाँ पर आप कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते। अब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, कैसे करें? अब प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने वर्कर्स को बढ़ाना पड़ेगा। जो वर्कर 8 घंटे काम करते हैं उनको 10 घंटे काम करवाना पड़ेगा, 12 घंटे काम करना, एक वर्कर और रखो, ज़्यादा वर्कर्स रखो, यानी लेबर को आप बढ़ाओगे और प्रोडक्शन बढ़ाओगे। फैक्टर्स में आप लेबर ही चेंज कर पाओगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी फैक्ट्री में अगर 5 करोड़ लगे तो आप 5 करोड़ रुपए और लगा के नई फैक्ट्री स्टार्ट नहीं करोगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। और ऐसी सिचुएशन जहां पर आप पूरा, आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरी नई फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, यानी लॉन्ग टर्म पीरियड की बात करें, तो यहां पर ऑल फैक्टर्स क्या रहेंगे? वेरिएबल। देयर इज नो फिक्स फैक्टर। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सारे के सारे फैक्टर्स ही आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। आपके पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं। ठीक, तो जब यहां पर पढ़ते हैं हम, तो यहां पर वेरिएबल फैक्टर भी और फिक्स भी है। यहां पे 2 तरह के फैक्टर हो गए, कौन कौन से? वेरिएबल और फिक्स फैक्टर। और यहां पर क्या है? सारे के सारे केवल वेरिएबल फैक्टर है, फिक्स फैक्टर नहीं। तो आपसे ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कंडीशन में फिक्स फैक्टर नहीं होते हैं? तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं वहां पर फिक्स फैक्टर नहीं होते। अब यहां पर हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? यहां पे पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि यहां पर वेरिएबल और फिक्स का जो प्रपोर्शन है वो क्या होगा? चेंज होगा। और यहां पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ रिटर्न टू
स्केल, यहाँ पे आपके बिजनेस की स्केल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी आप स्मॉल स्केल बिजनेस से लॉन्ग जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की तरफ चले जाओगे। आप छोटे पैमाने पे काम करते हो, बड़े पैमाने पे चले जाओगे। इसको बोलते हैं पैमाने का प्रतिफल बदलना, है ना। इस छोटे पैमाने के बिजनेस को बड़े पैमाने पे ले जाना, लार्ज स्केल पे ले जाना बिजनेस को, स्मॉल स्केल को। तो स्मॉल स्केल को लार्ज स्केल में कन्वर्ट करोगे, यानी सारे फैक्टर्स बदल दो, पूरी फैक्ट्री डबल कर दो, वर्कर्स डबल कर दो, कैपिटल 5 करोड़ की 10 करोड़ लगा दो। तो इस तरीके से आपका पूरा मैनेजमेंट भी चेंज हो जाएगा, कंपनी में लेबर्स भी चेंज हो जाएंगे, फैक्ट्री पूरी नई हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर वेरिएबल प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता है। अगर 10 लाख रुपए कैपिटल और 5 वर्कर है तो 20 लाख कैपिटल पे 10 वर्कर होंगे, दोनों का प्रोपोर्शन सेम रहेगा, इसलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं बोलते, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। और यहाँ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा क्योंकि आपकी कैपिटल 10 लाख की थी, 5 वर्कर थे, कैपिटल आज भी 10 लाख की और वर्कर 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, कैपिटल उतनी की उतनी है। तो आपका जो प्रोपोर्शन है, रेशियो जो है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हमको पढ़नी पड़ती है, हम यहाँ पे 3 लेवल्स पढ़ते हैं। पहला, ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और तीसरा, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। 3 नियम, इंक्रीजिंग पहले बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग कम होगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। 3 नियम पढ़ने हमको, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। जबकि यहां क्या पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे अपन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। पहले प्रोडक्शन, स्केल चेंज करने से प्रोडक्शन बढ़ जाए, स्केल चेंज करने पे प्रोडक्शन एज इट इज रहे, स्केल प्रोडक्शन बढ़ने पे डिमिनिशिंग हो जाए, यानी कम हो जाए प्रोडक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न पढ़ रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट की बात नहीं है, यहाँ पे इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव रिटर्न किस में आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आएगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में नहीं आएगा, पहली चीज। तो अब हम समझते हैं ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको क्या बताता है, ठीक। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझते हैं हम लोग। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको समझने के पहले हमको 3 टर्म समझना है। एक समझना हमको टोटल प्रोडक्ट, पहले समझते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल टोटल और एवरेज प्रोडक्ट। किसी कंपनी में जितने वर्कर हैं सबके सब मिलकर के जितनी यूनिट बनाएंगे उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, 10 वर्कर है, 10 ने मिलकर के कितनी यूनिट बनाई उसको बोलते हैं। मान लो आपकी कंपनी में एक ही वर्कर है और एक वर्कर ने 5 यूनिट बनाई, तो आपकी टोटल यूनिट भी कितनी बनी, 5। और अगर एक वर्कर और बढ़ा दिया तो उसने 3 और बनाई, उसने कितनी बनाई, 3, तो टोटल कितनी हुई, 5 तो इसकी और 3 इसकी, टोटल कितनी हो गई, 8। फिर अगले को लगाया, उसने 2 और बनाई, तो अगले ने जितनी बनाई उसको हम बोलेंगे मार्जिनल। और टोटल 8 और 2 और बढ़ गई, टोटल कितनी हो गई, 10।
तो मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रोडक्ट में जितना चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से आपके आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1। अभी समझते हैं हम लोग इसको कि ये कैसे यूज़ होता है। हम एक शेड्यूल बनाते हैं और ग्राफिकली पहले प्रेजेंट करता हूं मैं आपको कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, फिर हम समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखें हमने अभी पढ़ा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब पढ़ते हैं सर, उस समय पढ़ते हैं जब यहाँ पर पे कोई भी फैक्टर जो है वो एक फैक्टर कम से कम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि आपकी कैपिटल कांस्टेंट है, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, एक फैक्टर ले लेते हैं कैपिटल और दूसरा ले लेते हैं लेबर, ठीक है। एक क्या ले लिया कैपिटल और दूसरा ले लिया लेबर, है ना। कैपिटल आपकी मान लो 10 लाख रुपए है और वो हमेशा कितनी है, 10 लाख। इसको हम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने नंबर ऑफ वर्कर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। कैपिटल तो आपकी हमेशा कितनी रहेगी, 10 लाख ही रहेगी। तो कैपिटल आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या चेंज कर सकते, लेबर। यानी लेबर के चेंज होने से प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं मार्जिनल प्रोडक्ट और लिख लेता हूँ टोटल प्रोडक्ट और लिख लेता हूँ एवरेज प्रोडक्ट। 3 तरह के प्रोडक्ट, कौन कौन से, मार्जिनल, टोटल और एवरेज। अब सुनो, जैसे आप वर्कर्स बढ़ाओगे, शुरुआत में आपके नए वर्कर के आने से आपकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगा। जैसे मान लो आपने कोई एक वर्कर लेकर के आया, उसको कहा टेबल बनाना, ठीक है। तो लोहे की टेबल है, उस पर लकड़ी का क्या लगाना है, टॉप। तो लोहा कटिंग करना भी उसका काम हो गया और लकड़ी का काम भी उसी को करना है, और दोनों काम करके वो दिन भर में 5 टेबल बना के तैयार करता है। ये उसकी कैपेसिटी। अब आपने एक वर्कर और रख लिया, तो क्या दोनों मिलके 10 ही टेबल बनाएंगे? नहीं, दोनों मिलके हो सकता है 12 टेबल बना दे। क्यों? क्योंकि एक लकड़ी के काम बांट लेगा, एक लोहे का काम करेगा, और दोनों के काम करने के जब काम डिवाइड होगा तो उनके काम करने की जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो शुरुआत में जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, शुरुआत में जब आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करोगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। जैसे मान लो पहले वर्कर के आने पे 2 यूनिट बनी, दूसरे पे पहले वर्कर ने 2 यूनिट बनाई, दूसरे ने 4 बनाई, तीसरे ने 6 बनाई, चौथे ने 8 बनाई, और पांचवें ने कितनी बना दी, 10 या 8 तक ले लें अपन। और फिर पांचवें ने वापस कितनी बनाई, 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4। ये क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एक वर्कर ने अगर 2 यूनिट बनाई थी तो 2 ने मिलके कितनी बनाई, अगले ने बनी 4, तो टोटल कितनी हो गई, 6, अगले ने बनी 6, टोटल कितनी हो गई, 12, अगले ने बनी 8, 12 और 8 कितने हो गए, 20, अगले ने बनी 6, टोटल कितनी हो गई, 26, 26 और 4, टोटल कितनी हो गई, 30, 30 और 2, 32, 32 और 0, 32, 32 में से 2 गए तो 30, 30 में से 4 गए तो 26। मतलब शुरुआत में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ तक तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ गया, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, उसके बाद कम हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव। जब एवरेज की बात करें, 2 यूनिट बनाई एक वर्कर ने तो एवरेज कितना आया, 2। 6 बनाई 2 ने मिलके तो एक ने कितनी बनाई, 3। 12 बनाई 3 ने मिलके तो एक ने कितनी बनाई, 4, यानी 12 डिवाइड बाय 3। 20 बनाई 4 ने तो एक ने कितनी बनाई होगी, 5। 26 बनाई 5 ने तो 5.2। 30 बनाई 6 ने तो फिर 5। 32 बनाई 7 ने तो 7 चौक 48, 7 चौक 28, 4, 7 पंजे 35, 4.5 कुछ आएगा। 32 बने 8 ने तो 8 चौक 32। 30 बनाई 9 ने तो 9 तिया 27, और 26 बनाई 10 ने तो 2.6। ये एवरेज निकाले। एवरेज कैसे निकाला हमने, एवरेज निकाला टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन यानी वेरिएबल फैक्टर्स। तो देखो, अगर हमको निकालना है टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 1
प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 3, यानी जितने का भी मार्जिनल प्रोडक्ट है सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n सबको जोड़ दो। पहले ने बनाई 2 तो 2, फिर अगले ने बनी 4 तो 4 और 2 6, फिर अगले की 6 12, फिर 12 और 8 20, 20 और 6 26। तो ये क्या निकल गया, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। निकाला तो मार्जिन को जोड़ते गए। अब आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाला अपन ने, टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ उसको डिवाइड कर दिया, टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दिया हमने वेरिएबल फैक्टर से, डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया आपका, लेबर। 6 बनाई 2 ने तो 6 डिवाइड बाय 2, 12 यूनिट बनाई 3 ने मिलके। भाई तीसरे ने तो 6 बनाई थी पर तीनों ने मिलके कितनी बनी, 12। 12 बनाई 3 ने तो 1 ने कितनी बनी, 4। ये आपका क्या गया, एवरेज प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1। जैसे मान लो आपको पता करना है कि छठे वर्कर ने कितनी यूनिट बनाई, किसकी निकालना है, 6 की। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको कितना का चाहिए, 6 का चाहिए। तो टोटल प्रोडक्ट कितने का ले लो, 6 का। 6 का टोटल प्रोडक्ट कितना है, 30। तो 6 का टोटल प्रोडक्ट है 6, और 6 में से 1 हटा लो, कितना बचेगा, n माइनस 1। यहाँ पे कितना हो गया, 5। यानी टोटल प्रोडक्ट कितने का ले लो, 5 का कितना है, 26। मतलब छठे व्यक्ति ने कितनी यूनिट बनाई होगी, 4। ये दिख रहा है। तो जितने का टोटल प्रोडक्ट है उसमें से उससे 1 कम करके जो टोटल प्रोडक्ट है वो माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1। ये तीनों निकालना आ गया। अब इसी को हम एक ग्राफ में रख देते हैं। ग्राफ में कैसे पुट करते हैं तो समझते हैं हम लोग। इधर लिखते हैं अपन वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर, ठीक है, ये हो गया वेरिएबल फैक्टर। और इधर लिख देते हैं अपन प्रोडक्शन यानी कि एपी, एमपी और टीपी तीनों ले लेते हैं। एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट। ठीक, पहले 0 पे तो 0 ही रहेगा प्रोडक्शन, यानी जब कोई वर्कर ही नहीं तो प्रोडक्शन कितना है, 0। अब आपका टोटल प्रोडक्ट कहाँ तक जा रहा है सर, 32 तक जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 और ये 32 तक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, 2 का मैंने मार्जिन, आप 5 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। और यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल फैक्टर, 1 वर्कर, 2 वर्कर, 3 वर्कर, 4 5 6 7 8 9, ये मेरे वर्कर हो गए। कहाँ तक लिए मैंने, 10 तक। ये 10 तक मैंने वर्कर लिए। ठीक है, इसको एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल डायग्राम जो है बिल्कुल क्लियर बनेगा और पूरा एज इट इज़ जो मैं शेप बता रहा हूँ वैसा शेप आएगा। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, 1 के सामने कितना है सर, 1 के सामने 2 है। 2 के सामने कितना है, 2 के सामने 4 है तो 4 पे 1 पॉइंट लगा देते हैं। 3 के सामने कितना है, 6 है तो 6 पे 1 पॉइंट लगा देते हैं। 4 के सामने कितना है, 8 है तो 8 पे 1 पॉइंट लगा देते हैं। फिर 5 के सामने कितना है, फिर 6 है, फिर 6 पे 1 पॉइंट लगा देते हैं। फिर 6 के सामने कितना है, फिर 4 है। फिर 7 के सामने कितना है, 2 है। फिर 8 के सामने कितना है, 0। मतलब यहाँ से एक कर्व बनेगी और ये कर्व कैसी बनेगी, ये 8 पे 0 है और फिर -2 और -4, यानी ये माइनस यहाँ पे आएगी, ये -2 और ये -4। तो ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो पहले बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट की कर्व बनी। अब बात करें टोटल प्रोडक्ट की, तो पहले के सामने कितना है, 2। दूसरे के सामने कितना हो गया, 6। तो 2 के सामने कितना हो गया, 6। 3 के सामने कितना हो गया, 12। तो सीधे कहाँ जाएगा, 12। 4 के सामने कितना हो गया, 20। तो सीधे यहाँ। 5 के सामने कितना है, 26। तो 5 के ठीक सामने 26। 6 के सामने कितना है, 30। 6 के सामने 30। 7 के सामने कितना है, 32। 8 के सामने कितना हो गया, वापस 8 के सामने फिर 32। 9 के सामने कितना हो गया, 30, फिर 30। और 10 के सामने कितना हो गया, 26। तो ये 26।
यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, यानी ये कर्व कैसी बनेगी, ये क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट समझ में आ गया, टोटल प्रोडक्ट समझ में आ गया। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें, एवरेज पहले के सामने कितना है, पहले के सामने 2, फिर कितना है, फिर ये 3 है ना, 4 नहीं है 3 है इसके नीचे, फिर कितना है 4, तो 3 के सामने कितना आ गया 4, फिर 4 के सामने कितना है 5, ये कितना आ गया 5, फिर कितना है 5.2, तो ये 5.2, यानी एवरेज की कर्व बनाओगे 5.2, फिर कितना है 5.2 के बाद फिर कितना आ गया 6 के सामने 5, तो अगेन ये आ गया 5, तो ये कर्व कैसी बनेगी, ये क्या बनेगा, एवरेज प्रोडक्ट। इन सारे पॉइंट को जब जोड़ेंगे हम तो ये सामने जाएगा। अब बात करें कि ये कर्व तो हमने बना ली, पर ये कर्व्स हमको बताती क्या और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो रिलेशनशिप की बात करें हम पहले टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की, किस किस की, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट की, और इसकी रिलेशनशिप पे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं रिलेशनशिप बता देता हूँ आपको। रिलेशनशिप किसकी समझ रहे हैं हम, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। तो पहला, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किससे, विथ इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ये बढ़ रहा है, तो टोटल जो बढ़ रहा है पहले 4 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, यानी इसके बढ़ने की रेट भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम, यानी जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तब भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन विथ डिक्रीजिंग रेट, उसकी रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट तो अभी भी डिक्रीज होना चालू हो गया, 8 से कितना हो गया 6, फिर 4, फिर 2, लेकिन टोटल प्रोडक्ट 20 से 26 हो गया, 26 से 30 हो गया। देखो यहाँ पे कितने का गैप था, यहाँ पे गैप था 4 का, यहाँ पे कितने का गैप था 6 का, और यहाँ पे कितने का गैप था 8 का। तो यहाँ पे इसकी रेट जो है वो इंक्रीजिंग है। उसके बाद फिर गैप कितना हो गया, अब यहाँ पे गैप कितने का है 6 का, फिर यहाँ पे गैप कितने का है 4 का, फिर यहाँ पे गैप कितने का है 2 का, यानी पहले तेजी से बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, लेकिन फिर भी रेट कौन सी हो जाती है, डिक्रीजिंग रेट से। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, थर्ड, व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज मैक्सिमम या हाईएस्ट। जब ये जीरो है तो ये टोटल कितना हो गया 32, और 32 से आगे जाएगा ही नहीं, हाईएस्ट पॉइंट। जब ये जीरो है तो वो हाईएस्ट हो गया। और चौथा पॉइंट, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी डिक्रीजेस। जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा, यानी जब माइनस में जाने लग जाता है, टोटल प्रोडक्ट भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। यानी पहली स्टेज तक तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर जहां जीरो हो गया वहाँ टीपी क्या हो गया, हाईएस्ट। तो ये हो गई हमारी स्टेज 1। इसको क्या बोलते हैं, स्टेज 1। इसको बोलते हैं स्टेज 2, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होकर कहाँ तक जाता है, पहले बढ़ता है ये स्टेज 1, दूसरा घटता है और कहाँ तक जाता है, जीरो, और तीसरे में क्या हो गया, नेगेटिव, यानी ये क्या हो गया, स्टेज 3। तो 3 स्टेजेस होती है प्रोडक्शन की, एक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यहाँ तक, तीसरा लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। एक इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, ये तीनों हमने नियम पढ़े इसमें। प्रोड्यूसर को कौन सी स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहिए,
पहले पे, दूसरे पे या तीसरे पे, प्रोड्यूसर को हमेशा सेकंड स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहिए कि भले ही उसका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसका टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट क्या कर पाएगा, बेच पाएगा, और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। भले ही अगले वर्करों को रखने से उससे कम यूनिट बनवा पा रहा है लेकिन फिर भी उसका टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक प्रोड्यूसर को कौन सी स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो प्रोड्यूसर की स्टेज कौन सी होगी, सेकंड। जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है, तभी उसको प्रोडक्शन करना चाहिए। यानी पहली स्टेज पे आके प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी अपने प्रोडक्शन जारी रखना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ के बाद जब मार्जिन पर अगले वर्कर को रखने से आपका प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो फिर उसको प्रोडक्शन करना क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये हमने रिलेशनशिप देखी किसकी, एमपी और टीपी की। दूसरी आपसे रिलेशनशिप पूछते किसकी है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की। ठीक है, पहला पॉइंट, व्हेन एपी इंक्रीजेस, जब एपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मार्जिनल ऊपर और एवरेज प्रोडक्ट कहाँ है, नीचे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल हमेशा ऊपर और एवरेज हमेशा नीचे है। सेकंड, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस, जब ये डिक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ से कम हो रहा है, तो एवरेज ऊपर पहुंच गया और मार्जिनल कहाँ गया, नीचे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो लेस देन होगा एवरेज प्रोडक्ट। तीसरा, व्हेन एपी एंड एमपी इज इक्वल, व्हेन एपी एंड एमपी इंटरसेक्ट, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पे समझना, मार्जिनल प्रोडक्ट तो क्या हो रहा है, कम, लेकिन एवरेज यहाँ तक बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, कम। एपी और एमपी इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे दोनों क्या रहेंगे, एमपी इज इक्वल टू एपी, बट एपी इज मैक्सिमम। यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट क्या रहेगा, हाईएस्ट रहेगा। एमपी और एपी दोनों बराबर है लेकिन मार्जिनल तो कम होता हुआ है, ये हाईएस्ट तो यही था, ये तो कम हो रहा है, लेकिन एवरेज का ये हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद एवरेज भी क्या होने लग जाएगा, कम। तो आपसे एवरेज और मार्जिनल की रिलेशनशिप पूछते हैं, मार्जिनल टोटल की भी पूछते हैं। ये दोनों रिलेशनशिप बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको प्रोडक्शन फंक्शन पूरा समझ में आया होगा। 3 वीडियो के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने समझाया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, पहले पार्ट में समझाया प्रोडक्शन क्या होता है, सेकंड में बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, और थर्ड में हमने बताया प्रोडक्शन फंक्शन पे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहें तो लिंक में जाकर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टर को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ जिससे आपको नोट्स डाउनलोड करने में हेल्प मिल जाएगी, और कई सारे MCQ क्वेश्चंस भी है उसमें जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम आपके साथ नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।